नमस्कार दोस्तों, 20 मई 2020 की समसामयिकी और सामान्य ज्ञान प्रश्नावली में आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी प्रणाली को मुख्यतः कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 6, डी 5। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी 3। वर्ष 1875 में स्थापित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक प्रमुख एजेंसी है, जिसका मुख्य उद्देश्य मौसम संबंधी टिप्पणियों और मौसम पूर्वानुमान का कार्य संपादित करना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए 4 महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के सहयोग से अपने इस कार्य को संपादित करता है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनियों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है येलो अलर्ट, नंबर 2 है ऑरेंज अलर्ट और नंबर 3 है रेड अलर्ट। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय वर्ष 1905 में शिमला में, बाद में 1928 में पुणे में और लास्ट में इसे पुनः दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी वर्तमान समय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मंत्रालय नई दिल्ली में स्थापित है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में हाल ही में एक चक्रवात तूफान इम्फान आगे बढ़ रहा है, जो कि आज 20 मई 2020 को पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र से टकराव लेगा। इसका नामकरण वर्तमान समय में थाईलैंड द्वारा किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। आपके ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 8 और डी 7। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी 5। 19 मई 2020 को आवास और शहरी मामला मंत्रालय MOHUA ने वर्ष 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जारी की। यह 5 शहर जिन्हें 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है वह है अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। अब दोस्तों, 4 महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं कि यह 5 स्टार रेटिंग कचरा मुक्त शहर 2019-20 के संदर्भ में जारी की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने की व्यवस्था को प्रारंभ करना या स्थापित करना है। दोस्तों, यह रेटिंग मुख्यतः ठोस अपशिष्ट पदार्थों पर केंद्रित है। और दोस्तों, हमें ध्यान देना चाहिए कि इसी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में विकसित किया गया था। जी हाँ, इस मंत्रालय को वर्ष 2004 में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से अलग कर दिया गया था, परंतु वर्ष 2017 में इसे पुनः विलय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस मंत्रालय द्वारा वर्तमान समय में देश में संचालित 4 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं: स्मार्ट सिटी मिशन, हृदय, अमृत शहरी परिवहन और स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है दोस्तों, आपका तीसरा प्रश्न है, तिब्बती बौद्ध धर्म के पंचेन लामा जिन्हें छोड़ने के लिए अमेरिका द्वारा चीन को आग्रह किया गया है वह है ऑप्शन ए 8वें, बी 11वें, सी 9वें और डी 6वें पंचेन लामा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी 11वें। पंचेन लामा तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेताओं में से एक है और पंचेन लामा का स्थान तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा के पश्चात आता है। पंचेन शीर्षक का अर्थ महान विद्वान होता है दोस्तों, 4 महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उल्लेखित किया जाता है कि वर्ष 1995 में एक युवा तिब्बती लड़के को पंचेन लामा के रूप में वर्तमान समय के दलाई लामा द्वारा चयनित किया गया था, किंतु रहस्यमय ढंग से इन्हें गायब कर दिया गया। पंचेन लामा वंशावली की शुरुआत वर्ष 1385 में हुई थी, जब सबसे पहले तिब्बती पंचेन लामा का जन्म लिया गया था। अब दोस्तों, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार पंचेन लामा दलाई लामा की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि दलाई लामा की खोज के लिए पंचेन लामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए अपेक्षाकृत अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना द्वारा पंचेन लामा को हटाकर खुद का पंचेन लामा स्थापित करने की पहल की जा रही है, जो कि तिब्बत के ऊपर अपने एकाधिकार को चाइना के बढ़ावा प्रदान करेगा।
दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं कि चीनी अधिकारियों द्वारा वर्ष 1985 में तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा को मात्र 6 वर्ष की उम्र में कैद कर लिया गया था, जबकि परंपरागत रूप से ताशी लुनपो मठ के मठाधीश को उनकी विद्वता के कारण पंचेन के रूप में जाना जाता था। जी हाँ, चीनी द्वारा 6 वर्ष की उम्र के पंचेन लामा को गायब कर दिया गया और वह ताशी लुनपो मठ के मठाधीश का रूप में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। अब दोस्तों, चौथा प्रश्न है, वह नदी जल प्राधिकरण जिसे अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी चंबल, सी सिंधु और डी दामोदर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी दामोदर। वर्ष 1948 में अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई। इसके तहत कुल 5 प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना के प्रमुख 5 बांधों का जिनका निर्माण किया जाना था वह दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिमी बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। जी हाँ, याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि दामोदर नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है। तो आपको याद होना चाहिए कि दामोदर नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार और विश्व बैंक के मध्य दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा को बढ़ावा प्रदान करने और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कुल $145 मिलियन ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है। दोस्तों, अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं कि दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ियों से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधा हिस्सा पश्चिमी बंगाल में बहता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अवकोशीय अति सूक्ष्म विषाणु जिन्हें वायरस भी कहा जाता है मिलकर बनते हैं। आपके ऑप्शन है ए नाभिकीय अम्ल से, बी प्रोटीन से, मुझे माफ कीजिएगा, बी प्रोटीन, सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। विषाणु जिन्हें वायरस कहा जाता है अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। यह नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। यह शरीर के बाहर मृत समान परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। दोस्तों, विषाणु यानी कोरोना वायरस, उदाहरण के लिए एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है, वह कोशिका के मूल आरएनए एवं डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक संरचना में बदल देता है और संक्रमित कोशिका अपने जैसी संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण शरीर में वायरस की संख्या बढ़ने लग जाती है। सर्वप्रथम सन 1897 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर द्वारा पता लगाया गया था कि चेचक विषाणु के कारण होता है, जबकि यह पूर्वानुमान लगाया जाता था कि चेचक के लिए कोई भी विषाणु उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि परकोशी प्रकृति के अनुसार विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि विषाणु का आकार जीवाणु से छोटा होता है और विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।